स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएससी इलाहाबाद पर। आप सभी जानते हैं इससे पहले की क्लास में हमने जैसा कि आपसे वादा किया था कि 4 क्लास में इंडियन पॉलिटी को ख़त्म करेंगे, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने आपसे वादा किया था 4 क्लास में ख़त्म करेंगे। वैसा ही हमने वादा निभाया, अपनी 4 क्लासों में हमने इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म किया। अब हम आपको बता दें कि आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी। जैसा कि ग्रुप डी एग्ज़ाम लगातार चल रहे हैं, ग्रुप डी में एग्ज़ाम में आप जानते हैं बायोलॉजी का काफ़ी रोल होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज की बायोलॉजी की क्लास को पढ़ेंगे। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि बायोलॉजी को पूर्ण रूपेण तो नहीं, पर हम मानव बायोलॉजी को तो हम 2 क्लासों के अंतर्गत ख़त्म करेंगे। 2 क्लासों में मानव बायोलॉजी को पूर्ण रूपेण ख़त्म करेंगे। इसके बाद आगे की क्लास जो भी होगी वो हम इस 2 क्लासों को ख़त्म करने के बाद हम बता देंगे किस टॉपिक पर क्लास आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको क्लास का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो उससे पहले हम आप सभी को बता दें, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम उसमें कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके बाद आगे की क्लास को हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल सम्मेलन देखते हैं। इंटरनेशनल यानी प्रोटोकॉल यानी सम्मेलन कौन कौन से हुए, यानी कि तो अब पहले क्लासों में ये प्रोटोकॉल को यानी सम्मेलनों को पढ़ लेंगे। इसके बाद आगे क्लास में हम इंडियन बायोलॉजी को यानी कि ह्यूमन बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यानी मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, ये किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ, ये जलवायु से संबंधित है। क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ, ये CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में हुआ, ये सतत विकास से संबंधित है। बाली सम्मेलन 2002 के बाद हुआ, ये ग्रीन हाउस से संबंधित है। और दोहा सम्मेलन 2012 में हुआ, प्रदूषण से संबंधित है। और पेरिस सम्मेलन 2015 में हुआ, जो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो आप सभी ने देखा हमने जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या इंटरनेशनल सम्मेलन हुए जो ज़्यादातर पर्यावरण को ध्यान में रख के किए गए, उनको हमने यहाँ पे पढ़ा। अब आइए हम अपनी बायोलॉजी की क्लास को शुरू करते हैं, यानी ह्यूमन बायोलॉजी को पढ़ेंगे। तो ह्यूमन बायोलॉजी में सबसे पहले बात है कोशिका यानी सेल। तो कोशिका यानी खोज किसने की? इसकी रॉबर्ट हॉक ने किसकी खोज की? मृत कोशिका की। लेवन हॉक ने किसकी खोज की? जीवित कोशिका की। कोशिका सिद्धांत को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान ने। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडा यानी शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में सबसे छोटी कौन सी होती है? स्पर्म यानी शुक्राणु। मानव में सबसे बड़ी कौन सी होती है? ओवम यानी अंडाणु। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र। पुनर्निर्माण कोशिका कौन कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा तेज और सबसे धीमी पुनर्निर्माण होता है? जहाँ पे सबसे तेज पुनर्निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में यानी यकृत में। सबसे धीमा कहाँ पे होता है? मस्तिष्क यानी ब्रेन में। अब देखें कोशिका झिल्ली यानी किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है कोशिका झिल्ली। ऑक्सीजन किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन होता है। ATP की फुल फॉर्म क्या है? एट्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। पावर हाउस ऑफ बॉडी जिसे कहते हैं। एक ग्लूकोज बराबर कितना होता है? 4.2 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा एक ग्लूकोज के बराबर होता है। मरी कोशिका को क्या कहते हैं? मरी कोशिका को नेक्रोसिस। परवैन का काम कौन करता है बॉडी में? गोल्जी बोजरीस। कोशिका को चिपकने से कौन रोकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे रोकता है कोशिका को चिपकने से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, स्मूथ एक बसा यानी फैट की तरह होता है, एक रफ होता है जो राइबोसोम में पाया जाता है। ये प्रोटीन का काम करता है। इसमें राइबोसोम में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं। 70S राइबोसोम यानी माइक्रोथिंग्स में पाया जाता है। 80S राइबोसोम ह्यूमन एनिमल इन सभी में पाया जाता है। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम का काम है कोशिका को विभाजित करता है, यानी छोटी कोशिका है उसको बड़ी कोशिका बना देता है तथा छोटी छोटी कोशिकाएं उसमें निकलती हैं। ये सेंट्रोसोम का काम होता है। कैंसर का कारण क्या होता है? सेंट्रोसोम। पानी स्टोर कौन रखता है? वैक्यूल्स पानी स्टोर रखता है। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। DNA को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन DNA को कहते हैं। केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। लाइसोसोम क्या होता है? जल घटक एंजाइम होता है जो एसिड के रूप में पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जिंदा रहने के लिए कोशिका में क्या जरूरत है? जीव द्रव की जरूरत है। जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजन ने। जीव द्रव बना होता है किसका? पानी का। हेक्सले ने जीव द्रव को जीवन का आधार बताया था। जीवन का आधार किसने बताया था जीव द्रव को? हेक्सले ने। अब देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल में देखेंगे तो यानी इन दोनों में मतलब कॉमन कौन सी चीज़ है दोनों में पाई जाती है? नंबर 1 दिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम 80S और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक, सेंट्रोसोम, ये दोनों में
कॉमन चीज़ें ये दोनों में पाई जाती हैं। अब देखें एनिमल में क्या पाया जाता है, स्मॉल इसमें सेल होती है, गोल होती है, इसका गोला आकार की होती है, स्मॉल वैक्यूल पाया जाता है, सिलिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है और फ्लैजेला पाया जाता है। और प्लांट सेल में क्या होती है, वो लार्ज होती है, चौकोर होती है, वैक्यूल्स पाया बड़ा होता है, इसमें सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके बाद देखें यूकैरियोटिक कोशिकाओं को क्या कहते हैं, विकसित कोशिका जिसमें 80S राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, अविकसित कोशिकाएं जिसमें क्या है 70S राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है, सिलिया, फ्लैजेला, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और 80S पाया जाता है, वैक्यूल्स, डीएनए, क्लोरोप्लास्ट और जीवद्रव ये पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, इसमें सिलिया, फ्लैजेला, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम 70S पाया जाता है, आरएनए, जीवद्रव और क्लोरोप्लास्ट ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यानी कि मानव में कौन सी कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका मानवों में पाई जाती है। अब आगे देखेंगे तो क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। डीएनए सबसे पहले देखा किसने था, चार्ल्स बर्ग ने। डीएनए का डिजाइन किसने किया था, वाटसन एंड क्रिक ने। जीन की खोज किसने की थी, जोहानसन ने। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ा, यानी कि 23 के 2 जोड़े होते हैं। न्यूक्लियस में भरा द्रव्य कौन सा होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, आरएनए और डीएनए। आरएनए सिंगल होता है और डीएनए डबल होता है। डीएनए को प्रयोगशाला में बदला किसने, हरगोविंद खुराना ने। डीएनए बना होता है किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। कोशिका में भरा द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में भरा द्रव्य क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। डीएनए देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जिसे कहते हैं। इसमें 2 प्रकार होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरस। न्यूक्लियोसाइड को 2 भागों में बांटा गया है, शुगर में और नाइट्रोजन बेसिन में। शुगर में क्या पाया जाता है, आरएनडी पाया जाता है, और नाइट्रोजन बेस में देखेंगे तो प्यूरिन और पायरिडीन पाया जाता है। प्यूरिन में देखेंगे क्या क्या पाया जाता है, तो एडेनिन, ग्वानिन पाया जाता है, और पायरिडीन में थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। तो कोई पूछे डीएनए में क्या पाया जाता है, तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं किसमें, डीएनए में। और आरएनए में देखेंगे तो आरएनए में एडेनिन, यूरेसिन, गायनिन, साइटोसिन ये चीज़ें पाई जाती हैं। डीएनए का मुख्य भाग क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है इसका मुख्य भाग। आनुवंशिक जानकारी का काम करता है, ये डीएनए के पास होती है। डीएनए के सिवा न्यूक्लियस किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में डीएनए के सिवा न्यूक्लियस पाया जाता है। डीएनए से आरएनए बनाने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से डीएनए बनाने को क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से डीएनए को बनाते हैं तो क्या कहते हैं, रिप्लिकेशन। आरएनए की सबसे के सभी बॉन्ड तोड़ दो तो क्या होता है, तो प्रोटीन बनेगा, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। अब देखेंगे आरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए यानी मैसेज आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए यानी रिसीविंग आरएनए। 10+10 यानी 20 अमीनो एसिड मिलकर के क्या कहते हैं, बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। जो फूड है वो आवश्यक होता है बॉडी के लिए, और बॉडी इतनी आवश्यक नहीं होती इसके लिए, आरएनए के लिए खाना बहुत आवश्यक होता है। पहचान करने का काम कौन सा आरएनए करता है, एमआरएनए। परिवहन का काम कौन करता है, टीआरएनए। और इसे रिसीविंग कौन करता है, लेने का काम कौन करता है, राइबोसोम आरएनए या आरआरएनए। अब देखेंगे सेल डिवीजन यानी कोश का विभाजन कितने प्रकार से होता है। अठसूत्री जिसे अमीटोटोसिस कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस में होता है, यानी मानव में समसूत्री विभाजन क्या होता है, जैसे यूकैरियोटिक के अंतर्गत। अठसूत्री विभाजन मियोसिस यानी जनन के समय जब मानव पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, मियोसिस यानी अठसूत्री विभाजन होता है। तो जब मानव बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, माइटोसिस यानी मानव में यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के अंतर्गत कौन कौन सी स्टेजें होती हैं, सबसे पहला स्टेज होता है इंटरफेज, इसके बाद प्रोफेज, माइटाफेज, इसके बाद वेनाफेज, इसके बाद टीटोफेज, और विभाजन 5 टाइप का ये होता है किसमें, माइटोसिस में। अब देखेंगे मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 6 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें ऑटोसोम कितने होते हैं, 44 जो शरीर से आते हैं। ओलोसोम कितने होते हैं, 2 जो लिंग पे आधारित होते हैं, 2 ओलोसोम, मेल या फीमेल का मतलब डिफाइन इसी से होता है। सेम फीमेल में होते हैं। मेल में ऑलोसोम कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, XY, और फीमेल में ऑलोसोम XX। 22 मेल के ऑटोसोम प्लस 22 फीमेल के ऑटोसोम इक्वल टू 44 ऑटोसोम जाते हैं, और एक ऑलोसोम मेल से, एक ऑलोसोम फीमेल से, 2 ऑलोसोम मिलकर के क्या करते हैं, एक गर्भ का निर्माण करते हैं। अठसूत्री विभाजन देखेंगे तो 4 प्रकार से होता है डॉक्टर सेल के अनुसार।
ट्रांसजेंडर होता है तो ऑलोसोम की प्रॉब्लम होगी, उसमें सिंड्रोम की बीमारी होगी तो क्या होगा, या तो 46 लॉस हो जाते हैं उसके 46 गुणसूत्र होते हैं, उससे कम हो जाएगा तो क्या होता है सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है, या ज़्यादा हो जाए 46 गुणसूत्रों से ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है सिंड्रोम की बीमारी मनुष्य में हो जाती है। फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होने का कारण है 45 क्रोमोसोम, जिससे बांझपन होता है। क्लिनीफिल्टर मेल में सिंड्रोम होने का कारण 47 गुणसूत्र यानी 46 गुणसूत्र से एक गुणसूत्र बढ़ जाना नापसंहिता का कारण होता है। पटाऊ सिंड्रोम यानी मेल और फीमेल दोनों में होता है, ये 47 क्रोमोसोम हो जाने के कारण ये छोटे ओंठ से क्या होता है कट जाता है। डाउन सिंड्रोम इसमें मेल और फीमेल ये दोनों में होता है, 47 क्रोमोसोम यानी कुबड़ वगैरह निकल आता है। ये क्या होता है एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण शरीर में क्या होता है संरचना में एक अंग बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कुबड़ वगैरह का निर्माण हो जाता है। अब हम देखेंगे टिश्यू यानी जिसे कहते हैं ऊतक। ऊतक से यानी देखें सबसे पहले सेल से बनता है टिश्यू यानी अंग से नहीं, सेल से बनता है टिश्यू यानी ऊतक। टिश्यू यानी बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं अंग को, और बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं शरीर को। तो कोशिका का समूह क्या कहलाता है हिस्टोलॉजी। अब देखेंगे टिश्यू को कई प्रकार से बांटा गया है, तो 4 प्रकार से बांटा गया है, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरॉन टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। जिसे पेशी ऊतक कहते हैं। पेशी ऊतक के अंतर्गत मांसपेशियां आती हैं जो 639 पाए होती हैं मनुष्य में। न्यूरॉन ऊतक अंतर्गत यानी तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत ब्रेन आता है। संयोजी ऊतक के अंतर्गत ब्लड यानी लिम्फ और बोन यानी कार्टिलेज आती है। उपकला ऊतक वसा के द्वारा बनता है। कंकाल अब देखेंगे स्केलेटन जिसे कहते हैं। ग्रुप ऑफ बोन इज स्केलेटन यानी कि हड्डियों के ग्रुप को क्या कहते हैं कंकाल कहते हैं। आंतरिक कंकाल जिसे एक्सो स्केलेटन कहते हैं, जो कीट यानी कीटो इंसेक्ट वगैरह में पाया जाता है, कीड़ा पतंगों में। बाह्य कंकाल ये इंडो यानी ये पशु यानी अंदर होता है, मतलब मांस ऊपर होगा, बॉडी के अंदर कंकाल पाया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं इंडो यानी पशुओं एनिमल्स वगैरह में ये पाया जाता है। कछुओं में दोनों होते हैं, जो कछुआ होता है उसमें क्या होता है एक्सो और इंडो दोनों का तरह के कंकाल कछुआ में पाए जाते हैं। अब देखें कंकाल के अंतर्गत आता है हड्डी में सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है कार्टिलेज। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है बोन, जिसे CA3PO4 द्वारा बनाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा हड्डी का निर्माण होता है। हड्डी में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। अब देखेंगे निर्माण बोन का हड्डी का कैसे होता है। जन्म के समय बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं 300, बाल्यावस्था में 208, वयस्क में कितनी पाई जाती हैं 206। ऊतक देखें कौन सा पाया जाता है संयोजी ऊतक। पुनर्निर्माण के समय ऑस्टियोब्लास्ट होता है, जिससे क्या होता है हड्डियां मतलब बड़े बड़े पार्ट में बढ़ जाती हैं। घनत्व क्या होता है हड्डियों को 30 साल होता है। हड्डियों के अंदर क्या भरा होता है यानी बोन मैरो में क्या अस्थमज्जा में क्या भरा होता है बोन हड्डियों के अंदर लिम्फ भरा होता है जो ब्लड का निर्माण करता है। ऊर्जा हड्डी को कौन देता है लिम्फ देता है, जो लचका पोलियो में ये खत्म हो जाता है, जिस वजह से पोलियो हो जाता है लिम्फ की वजह से। मांस व हड्डी के ज्वाइंट को क्या कहते हैं टेंडम कहते हैं। मांस व हड्डी के ज्वाइंट को क्या कहते हैं टेंडम। हड्डी व हड्डी के ज्वाइंट को क्या कहते हैं लिंगामेंट। मांस व मांस के ज्वाइंट को क्या कहते हैं सेलेक्सा। देखें मनुष्य में कंकाल कितना पाया जाता है 206, जिसमें अपेंडिकुलर यानी उपांगी 126 होती हैं, एक्सियल यानी अक्षीम 80 होती हैं। उपांगी देखेंगे तो 126। हाथ में कितनी पाई जाती हैं 60। होमोरस, रेडियल, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेज यानी होमरस 1, रेडियल 1, अल्ना 1, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लेंजेज यानी उंगलियों में 14 पाई जाती हैं। टोटल 30 हो गई। 30 × 2 यानी दोनों हाथों में कितनी होगी 60 हो गई। पैर में देखेंगे तो एक फीमर होता है, एक पटेला, टिबिया एक होता है जिसे सबसे चमकीली हड्डी कहते हैं, जिसे घुटने में पाई जाती है। फिबुला, मार्सल 7 होते हैं, मेटाटार्सल 5 होते हैं, फ्लेंजेज यानी नीचे पैरों की उंगलियों में 14 पाई जाती हैं। तो एक में 30 पैर में पाई जाती हैं, दोनों में कितनी हो गई 60 हो गई। तो 60 120 हो गई। इसके बाद स्केपला यानी अंश मेखला 2 पाई जाती हैं, कैलिविकल यानी ब्यूटी बोन जिसे कहते हैं 2 पाई जाती हैं, और पेलिविकल 2 श्रेणी मेखला पाई जाती हैं, 6 हो गई ये। तो 120 और 6 126 यानी कि कंप्लीट हो गया हमारा उपांगू यानी अपेंडिकुलर का एरिया हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम 80 देखेंगे अक्षीम, जिसमें बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी में मेरुदंड में 26 हड्डियां पाई जाती हैं। मेरुदंड के अंदर मेरुरज्ज नस के रूप में होती है, जो दिमाग को सभी सूचनाएं प्रदान करती है। इसके बाद रिब्स यानी पसली यानी 24 पाई जाती हैं। एक स्टर्नम पाई जाती है छाती में ये हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद हेड यानी सिर में 29 पाई जाती हैं। इसके बाद हेड में देखें कौन कौन सी पाई जाती हैं। स्कल यानी खोपड़ी में 22 पाई जाती हैं हड्डियाँ। इस खोपड़ी के अंतर्गत फेस आता है और क्रेमियम यानी कपार आता है। तो चेहरे में कितनी पाई जाती हैं 14 हड्डियाँ, और क्रेमियम में कपार में 8 हड्डियाँ। हाइयोट में देखेंगे तो 1 पाई जाती है। इसके बाद कान में देखेंगे तो 6 पाई जाती हैं। MIS यानी
मेलियस, इनकस और स्टेपिस जी किस में पाई जाती हैं? कान में हड्डियाँ। हड्डियों के बीच गैप में यानी साइनोवियल नामक लिक्विड भरा होता है। हड्डियों के जो बीच में गैप होता है उसमें क्या भरा होता है? साइनोवियल नामक एसिड। खराब कोश का किसे कहते हैं? एस्ट्रियोक्लास्ट को क्या कहते हैं? खराब कोश का। इसके बाद देखेंगे ज्वाइंट यानी संधियाँ। कितने प्रकार की ज्वाइंट होते हैं हमारे शरीर में? नंबर 1 इमूवेबल होता है, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल यानी अपूर्ण, फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण संधि। अचल होता है इमूवेबल यानी खोपड़ी क्या होता है? पूर्ण रूपेण नहीं घूमती है ये पूर्ण रूपेण, इसलिए इसे किस में रखा गया? इमूवेबल। स्लाइटली मूवेबल यानी अपूर्ण रूप से घूम जाती है। रिप्स यानी पसली, बैकबोन ये क्या है? अपूर्ण रूप से घूम जाती हैं। फ्रीली मूवेबल देखेंगे तो आगे आइए देखते हैं फ्रीली मूवेबल। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे की क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखते हैं फ्रीली मूवेबल में कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं। पूरी जिसे संधि कहते हैं। इसमें बॉल सॉकेट आता है जो पैर कमर में पाया जाता है, हाथ और कंधे में पाया जाता है। ये क्या है? पूर्ण रूप घूम जाते हैं। ऐसे ही छोटा रूप इसका देखेंगे तो अंगूठे में पाया जाता है, ये इसका छोटा रूप है। हिंज यानी कब्जा यानी केंचुनी यानी कोहनी भी अच्छे से घूम जाती है। टेहुना यानी घुटना भी घूम जाता है। पाइवेट यानी घुटनी यानी गर्दन भी घूम जाती है हमारी। ग्लाइडिंग यानी फिसलता है ये। मांसपेशियाँ देखेंगे तो 639 पाई जाती हैं हम लोगों में। मांसपेशियों में प्रोटीन कौन सा भरा होता है? मायोसिन प्रोटीन। मांसपेशी में लिक्विड कौन सा भरा होता है? सर्कोप्लाज्म। मांसपेशी में थकान किसके कारण आती है? लैक्टिक एसिड के कारण। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडास। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? मैक्सिमस ग्लूटामस। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? सर्टोरिस। अब देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। टीथ यानी दांत। दांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत का बाहरी भाग इनेबल, भीतरी भाग डेंटाइन। दांतों को सर्वाधिक नुकसान होता है फ्लोरीन गैस से। एक बार जो दांत निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मोनोफायोडोंट, 32 निकलते हैं। जो 2 बार दांत निकलते हैं उन्हें कहते हैं डाईफायोडेंट, ये 2 दांत निकलते हैं। 20 दांत निकलते हैं 2 बार। टोटल कितने होते हैं दांत? 32। पूरे जीवन काल में दांत कितने निकलते हैं? 52। बच्चों में नहीं पाया जाता है क्या? प्रीमोलर नाम का दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। वयस्क में 2123 मतलब ये कोड है। इसके अंतर्गत 2 मोलर, 1 कैनाइन, 2 इंसीजर, 3 प्रोमोलर ये बूढ़ों में पाए जाते हैं। ऐसे ही जवान में 18, 24, 21, 22, बच्चों में 2103। 2130 यानी जो 0 पाया जाता है। 0 कौन सा ना पाया जाता है? बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, वो 0 पाया जाता है, 1 भी नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ये क्या है? लार ग्रंथियाँ हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। पर डे सलाइवा निकालती है, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा निकालती है। कौन सी ग्रंथि? पैरोटिड ग्रंथि। अब देखेंगे ब्लड को जमाने का काम कौन करता है? जमाने वाला जहर कौन सा है? ब्लड को जो जमा देता है? ह्यूमोटॉक्सिस। दिमाग को जाम करने वाला जहर कौन सा है? न्यूरोटॉक्सिस। सांप में पैरोटिड ग्रंथि जहर का काम करती है। पैरोटिड ग्रंथि सांप में क्या करती है? सांप में यानी कि स्नेक में जहर का काम करती है। लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है? लाइसोजोम। जो इसमें क्या क्या पाया जाता है? म्यूलिन, डायस्टेट, टाइलिन ये। अमाशय में 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिंग और पाइलोरिक। कार्डियक में जब खाना पहुंचता है उसमें HCl मिलाया जाता है। इसके बाद फंडिंग में क्या कांटे जैसे होता है एरिया, उसमें खाना ऊपर नीचे जाता है, कटता है, फंडिंग होता है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि से ही जठर रस निकलता है और रेनिन पेप्सिन जिसमें निकल करके खाना में मिल जाता है। पेट के अंदरी पार्ट पर परत कौन सी होती है? म्यूकोसा लेयर। पेप्सिन से प्रोटीन टूटकर पेप्टोन बनाता है। पेप्सिन से क्या होता है? प्रोटीन टूटकर पेप्टोन बना देता है। तोड़ने में मदद कौन करता है? पेप्सिन। रेनिन दूध का पाचन करता है। पित्त जिसमें रहता है उसे क्या कहते हैं? पित्ताशय, लीवर। पित्त क्षारीय होता है। वह कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम होने के बिना खाना पचाने में मदद करता है? ये पित्त रस होता है, ये एंजाइम नहीं होता है इसका। अग्नाशय क्या देता है? लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन देता है। वसा को पचाता है कौन सा है? लाइपेज। अमाइलेज क्या? स्टार्च को दोबारा पचाता है, अमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को दूसरी बार पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कौन मिलाता है? पैंक्रियाज। ऑल एंजाइम्स में मिला देता है। LAT को निकालने का काम कौन करता है? सिक्रेटिन हार्मोन्स करता है LAT को निकालने का काम। LAT का पूर्ण रूप क्या है? लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन को निकालने का काम कौन करता है? सिक्रेटिन हार्मोन। पित्ताशय से पचाने के लिए कौन सा हार्मोन आता है? कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन आता है पित्ताशय से पचाने के लिए। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और रेप्सिन तीनों के द्वारा। पचे हुए भोजन को कौन सोख लेता है? बिलाई। छोटी आंत व बड़ी आंत को जोड़ने वाला हिस्सा कौन सा है? सीखम। अपेंडिक्स एक अविशेषी अंग होता है जो
शरीर का भाग नहीं होता है, ये बढ़ता रहता है हमेशा, इसके कारण बीमारी भी हो जाती है। अपचा भोजन स्टोर कहाँ पे होता है? रेक्टम में। बड़ी आंत में अवशोषण होता है किसका? पानी का। पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। लैट्रिन का पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। विटामिन डी का निर्माण कहाँ पे होता है? बड़ी आंत में। क्या होता है? बड़ी आंत में विटामिन डी का निर्माण होता है। तो आप सभी देख रहे हैं इस क्लास में इतना अच्छा कंटेंट है कि आपको इससे बाहर कहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा इसी क्लास से पढ़ के जाइए। ग्रुप डी में 101% यहीं से सारे क्वेश्चन आपको फंसेंगे। तो आइए अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन, यानी श्वासोच्छ्वसन कहते हैं जैसे, जिसमें दो प्रकार होते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन। इनहेलेशन यानी एक्सहेलेशन, यानी हम नाइट्रोजन यानी कितनी लेते हैं? 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। इसी बार हम निकालते कितनी? नाइट्रोजन 78% निकालते हैं, O2 हम कितनी निकालते हैं? ऑक्सीजन 17%, CO2 4%। अब देखें श्वसन अंग यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? लंग्स यानी फेफड़ा से सांस लेते हैं स्तनधारी। पक्षी लेता है फेफड़ों से सांस। मछली अपने गिल्स यानी गड़फड़ से लेती है। कीट यानी अपने ट्रैकिया से लेते हैं। मेढक देखेंगे तो टेडपोल की जब अवस्था होती है यानी गिल्स, तब उसको छोटी अवस्था में गिल्स से सांस लेता है। मेढक जब हो जाता है थोड़ा बड़ा, तब वो लंग्स से यानी फेफड़ों से लेता है। जब अवस्था उसकी मतलब बुढ़ापे की अवस्था होती है, तब वह किससे लेता है? त्वचा से सांस लेता है। अब देखेंगे श्वसन अंग में कौन कौन से भाग आते हैं। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियोली, ये क्या है? इसके श्वसन अंग के भाग हैं। O2 CO2 N2 को अलग करने का काम करती है कौन सी? एल्वियोली क्या करता है? O2 CO2 N2 को अलग करने का काम करती है। इसके बाद एपिग्लोटिस खाना तथा एयर को जाने से एक एक कर जाने में मदद करता है। एपिग्लोटिस जब हम खाना खाते हैं तो पानी भी पीते हैं, तो उसके को अलग करने का काम क्या कौन करता है? एपिग्लोटिस करता है। ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस, जो दो रूप में तोड़ता है, पायरुविक एसिड के और पायरुविक एसिड के रूप में तोड़ता है। दो पायरुविक एसिड में तोड़ता है ग्लूकोज को। ग्लूकोज को तोड़ने में एटीपी खर्च कितने होता है? 2 ATP खर्च होता है। पायरुविक एसिड टूटता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस गैस की उपस्थिति में टूटता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे चलता है? क्रेब्स साइकिल हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। अब देखेंगे एक पायरुविक एसिड बराबर कितना होता है? 18 ATP होता है। एक पायरुविक एसिड बराबर 18 ATP इंटू 2 यानी 36 ATP प्लस 2 बचे हुए ATP जोड़ दिए जाते हैं तो 38 ATP, यानी 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो 4.2 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा हमें प्रदान करता है। अब हम देखेंगे श्वसन। श्वसन दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन किससे होता है? फेफड़ों से, जो हम O2 कलेक्शन करते हैं। और आंतरिक श्वसन यानी कोशिका से होता है, जो ऊर्जा निर्माण का कार्य करती है। नंबर 1 देखेंगे ग्लूकोज 4.2 किलोग्राम कैलोरी, ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। प्रोटीन 4.3 किलोग्राम कैलोरी पाई जाती है। फैट वसा 9.2 किलोग्राम कैलोरी निर्माण होता है श्वसन में। परिसंचरण तंत्र देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम अब देखेंगे। नंबर 1 ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जैसे बाह्य कंकाल यानी इसमें प्रेशर नहीं होता है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम देखेंगे तो आंतरिक कंकाल के अंतर्गत होता है, ये इसमें प्रेशर वेसल्स होती हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 क्या होता है? हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। मिक्स ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे, ये 3 प्रकार से इसमें क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं। अब देखेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें रक्तवाहिनी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो धमनी होती हैं और सिरा होती हैं। धमनी देखें तो ये हार्ट से यानी दिल से शरीर यानी बॉडी में ये ब्लड को ले जाता है। इसका हाई प्रेशर 120 होता है। इसमें क्या है? लौटता नहीं है, एक ही बार पंप करके चला जाता है। ऑक्सीजन ये शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है। अंदर की ओर ये ब्लड को फेंकता है, ये महाधमनी से धमनी में फेंकता है। इसके बाद छोटी धमनी, ये इसके थ्रू साइकिल का चलता रहता है हमेशा। ज़्यादा गहराई में इसको ये धमनी ज़्यादा गहराई में रक्त को भेजती है। अब देखेंगे सिरा यानी बीन्स, बॉडी से हार्ट की तरफ ये ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। इसका लो प्रेशर 80 होता है। इसमें क्या होता है? लौटता जाता है ब्लड, क्या होता है? लौट भी जाता है। CO2 यानी अशुद्ध रक्त से CO2 इसमें क्या है? बाहर हो जाती है। ऊपर की ओर ये ब्लड फेंकता है, ये महाशिरा से सिरा में फेंकता है, इसके बाद छोटी शिरा में भेजता है, और ये कम गहराई में ब्लड का वो फेंकता है। तो आप सभी ने देखा आज की क्लास में हमने काफ़ी चीज़ों को कंप्लीट किया, जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन, फ्री रिमूवल यानी टीथ यानी दांतों के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद हमने अपना टिश्यू यानी ऊतक पढ़ लिया, कंकाल पूरा तक हमने पढ़ लिया, जॉइंट यानी हमने संधियाँ पढ़ ली। इसके बाद DNA RNA हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया।
कोशिका को हमने पूर्ण रूप से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इस क्लास में। तो आप सभी ने देखा आज की क्लास में हमने उन टॉपिक को कवर किया है जो पूर्ण रूप से 101% आपको विश्वास दिला रहा हूँ इस क्लास से बाहर ग्रुप डी में आपको कहीं से भी बायोलॉजी नहीं मिलेगी। तो हमें आशा है ये क्लास आपको पसंद आएगी। ऐसे ही करके हम एक और क्लास लेके आएंगे, 2 क्लासों में हम ह्यूमन बायोलॉजी को पूर्ण रूप से ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, ऐसी एक और क्लास लेकर के आएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।